नमस्कार, आप देख रहे हैं सक्षम भारत। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। नए आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी चर्चा में। यह नाम इसलिए भी है क्योंकि पदभार संभालने के साथ ही हर सेना प्रमुख की तरह इनका भी अपना एक अलग विजन है, एक अलग लक्ष्य है, जिसकी पहली झलक हमें उस दिन देखने को मिली जब पदभार संभालने के बाद उन्होंने मीडिया से पहली बार बातचीत की। सेना प्रमुख से पहले सेना के वाइस चीफ रह चुके हैं। कश्मीर घाटी की सर्द हवाओं का उनको अनुभव है, तो राजस्थान के तपते रेगिस्तान में भी उन्होंने कमान संभाली है। क्यों खास है उनकी नियुक्ति, कैसा है उनके काम करने का तरीका, आज हम उन सारे पहलुओं पर बात करने जा रहे हैं। सेना के 30वें प्रमुख के तौर पर जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भारतीय सेना की कमान संभाली। 30 जून को उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया। इंडियन आर्मी के नए चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी मूल रूप से मध्य प्रदेश रीवा के रहने वाले हैं। उनके पिता माइनिंग अफसर रहे और 3 भाइयों में जनरल द्विवेदी सबसे छोटे हैं। जनरल द्विवेदी को चीन और पाकिस्तान से सटी सीमाओं पर काम करने का व्यापक अनुभव है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का अनुभव हो या उत्तरी पूर्वी राज्यों में उग्रवाद से निपटने वाले ऑपरेशन हो, हर गेम का उन्हें खिलाड़ी माना जाता है। वह उप सेना प्रमुख के रूप में भी काम कर चुके हैं। नए आर्मी चीफ सेना के आधुनिकीकरण प्रक्रिया में भी शामिल रह चुके हैं। मेक इन इंडिया के तहत सेना में स्वदेशी हथियारों को शामिल कराने में उनकी अहम भूमिका रही है। जनरल द्विवेदी जनवरी 1981 में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए में शामिल हो गए थे। दिसंबर 1984 में जम्मू और कश्मीर राइफल्स की 18वीं बटालियन में उन्हें पहली नियुक्ति मिली थी। जनरल द्विवेदी परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और 3 जनरल ऑफिसर कमांडिंग इंचार्ज प्रशस्ति कार्ड से सम्मानित हो चुके हैं। तो ये एक छोटी सी रिपोर्ट हमने देखी कि उनकी जर्नी कैसी रही है अब तक। आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेना से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सक्षम भारत में। आपको बुलाने का मकसद ये है क्योंकि बहुत नज़दीक से आपने जनरल उपेंद्र द्विवेदी के कामकाज करने के तरीके को देखा है। सर, आपका फर्स्ट रिएक्शन उनकी नियुक्ति, आप इसको कैसे देखते हैं? मेरी समझ से प्रांजलि, वो बहुत ही ही इज़ अ थॉरो प्रोफेशनल और एक बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं। और उनका जो तजुर्बा है वो, जैसे आपने जिक्र किया, वो अलग अलग टेरेन्स पे, अलग अलग इलाकों में उन्होंने सर्विस की है और वो भली भांति इस पद के लिए वो बहुत ही परफेक्ट और बहुत कारगर साबित होंगे, ये मेरा मानना है। आगे बहुत सारे काम हैं जिस पर बहुत गंभीरता से काम करने की ज़रूरत है। चाहे मैं ईस्टर्न लद्दाख के बारे में बात करूं, चाहे मैं पाकिस्तान के एरिया के बारे में बात करूं, या फिर इन दिनों जो हम जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं। शुरुआत में करना चाहूँगी सर LAC से। वो अभी नॉर्दर्न आर्मी कमांडर रहे हैं लगभग 2 साल, और बतौर नॉर्दर्न आर्मी कमांडर उन्होंने दोनों LAC और LOC को कमांड को संभाला है। LAC पे पिछले 4 सालों से जो हमारा चाइना के साथ फेस ऑफ है, जो हमारी डिप्लॉयमेंट्स हैं आपस में, जो टैक्टिकल लेवल पे हमारे ऑपरेशंस हैं, वो सब इन सब को अच्छी पकड़ है जनरल द्विवेदी साहब को। और उनका ये तजुर्बा तो खैर काम आएगा। हमने ये भी देखा है कि पिछले 4 सालों में
हमारी डिप्लॉयमेंट, चाहे वो हमारे डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस हो, चाहे डिप्लॉयमेंट ऑफ प्लेटफॉर्म्स हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, इसमें हमने टैक्टिकल लेवल पे चाइना के साथ एक मिरर डिप्लॉयमेंट की है और इन सब की समझ भली भांति है वो जनरल द्विवेदी साहब को, जो नए चीफ हैं। अगर मैं स्ट्रैटेजिक रीस्ट्रक्चर की ही बात करूं, हमने भी थिएटर कमांड पर हमारी तरफ भी काम हो रहा है। क्या आपको लगता है कि अगर मैं उस परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो हमें इस मामले को और गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है, जिस पर भारतीय सेना या फिर भारतीय सेना प्रमुख उनकी नज़र भी इस समय होगी? प्रंजलि, आपका इशारा शायद इस तरफ है कि जो उन्होंने इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स बनाई है चाइना ने और साइबर स्पेस फोर्स बनाई है, तो जब ये नई फोर्सेस उन्होंने बनाई हैं, एक स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स को के टुकड़े करके उसको डायरेक्टली उन्होंने सीएमसी के अधीन कर दिया है। ये हमें समझना चाहिए कि चाइना ने जितना भी जो अपना ये इंटीग्रेशन का कार्यक्रम है वो हमारे से तकरीबन 5 साल पहले शुरू किया था। तो अब हम भी उसी लाइन पर अग्रसर हैं। हमने भी साइबर एजेंसी बनाई है, डिफेंस साइबर एजेंसी, डिफेंस स्पेस एजेंसी, आर्म फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशंस डिवीज़न और ऐसी कई चीज़ें हैं। स्पेस में हम बहुत तवज्जो दे रहे हैं, तो हम भी उस पथ पर अग्रसर हैं। आज का एरा जो है, ये जो युग है, ये मल्टी डोमेन वॉरफेयर की तरफ इशारा करता है। तो मल्टी डोमेन वॉरफेयर एक चैलेंज है जिसके लिए हमें तैयार रहना है। जनरल द्विवेदी साहब बतौर आर्मी कमांडर, फिर बतौर वाइस चीफ होने के नाते से, उपाध्यक्ष होने के नाते से ये इन चीज़ों को भली भांति हैंडल कर चुके हैं। तकनीक के मामले में तो इनकी एक अलग एक्सपर्टीज मानी जाती है, उसका फायदा मिलने जा रहा है भारतीय सेना को? यकीनन, जो एक्सपर्टीज इनकी मानी जाती है तकनीकी मामलों में, और उसका फ़ायदा मिलेगा अब, जबकि हम न सिर्फ तेज़ी से बढ़ रहे हैं बल्कि हम इन सब महकमों को कहें या इन सब वर्टिकल्स को कहें, इनको हम इंटीग्रेट करने के कगार पर हैं। बिल्कुल। भारतीय सेना के जो प्रमुख हैं वो भी बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं, युद्ध के बदलते स्वरूप के मुताबिक भारत की तीनों सेनाओं को अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। जी बिल्कुल ठीक, और भारत की तीनों सेनाएं अपने अंदर ये बदलाव ला रही हैं। जी, ये प्रधानमंत्री द्वारा चलाया हुआ जो था, इन्होंने शुरू किया था पुश इसको, जब उन्होंने सीडीएस को अपॉइंट किया, उसके पहले इन्होंने इंटीग्रेशन की बात की, थिएटर कमांड की बात चल रही है, और हम सुन रहे हैं कि इस सरकार, जब ये नई सरकार का गठन हुआ है, तो अब थिएटर कमांड को एक और मतलब पुश मिलेगा और इसको एक अंजाम दिया जाएगा। ये जो चैलेंज है, ये सिर्फ जनरल उपेंद्र द्विवेदी के लिए ही नहीं बल्कि सभी चीफ्स के लिए है, क्योंकि हमें फ्यूचर रेडी करना है अपनी तीनों सेनाओं को, और उसमें इंटीग्रेशन का एक बहुत बड़ा हाथ है। थिएटर कमांड की हम बात करते हैं, सिर्फ थिएटर कमांड ही नहीं, और कई ऐसे पहलू हैं जिसमें हमें इंटीग्रेशन और सिनर्जी और जॉइंटमैनशिप की ज़रूरत है। जी सतीश जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अभी इन दिनों जो हमें जम्मू कश्मीर में बदलाव देखने को मिल रहे हैं, क्या आप इसे चुनौती मानते हैं? क्योंकि जम्मू के वो एरिया जहां पर कभी शांति हुआ करती थी, वहां पर आतंकियों के अलग अलग निशाने हमें देखने को मिल रहे हैं। क्या इनका टारगेट इस तरफ भी आने के बाद सबसे पहले होगा? देखिए, हाल ही में हमने देखा है कि जम्मू रीजन को टेररिस्ट एक्टिवेट कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कि कश्मीर में पिछले 4-5 सालों से, जब से आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया है, हमने देखा है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली कई डेवलपमेंट्स हुई हैं, कई बदलाव लाए गए हैं, कई इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं, जिसमें कि अगर आप देखें कि अभी कोई वायलेंस नहीं होती सड़कों पे, अभी कोई स्टोन पेल्टिंग नहीं होती है, स्कूल चलते हैं, मार्केट बंद नहीं होती, टूरिस्ट आते हैं, डेवलपमेंट हो रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ खुल गई हैं जिससे यूथ को फ़ायदा होता है, मॉल्स खुल रहे हैं, मॉल्स खुल गए, सिनेमा हॉल्स खुल गए हैं, तो ये नॉर्मल जी, तो ये नॉर्मल सी, और कितनी रोड्स, ब्रिजेस, टनल्स, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई है। मैं चाहे रेडिकलाइजेशन का एक मसला अलग है, लेकिन जो आवाम है और जो यूथ है वो कम से कम इसका फ़ायदा उठा रहा है कि आजकल हालात सामान्य हैं। 2 करोड़ से ज़्यादा सैलानी, ज़्यादा टूरिस्ट अगर इस सीज़न में गए हैं, बल्कि इसमें तो डर हो रहा है कि कुछ ज़्यादा ओवर टूरिज़म हो रहा है। तो इस सब से
एक आवाम के दिल में एक नॉर्मलसी की तरफ चलता हुआ जो जज्बा आ रहा है, उसको तोड़ने के लिए टेररिस्ट और उनके हैंडलर्स जो पार से हैं, LOC के पार से, वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि इनके सबके आवाम के दिल और दिमाग में फिर से एक भय की भावना, टू इंस्टिल फियर इन देयर माइंड्स, तभी ये छुटपुट हरकतें कर रहे हैं। और अब इनको ज़्यादा आसान लगता है क्योंकि कश्मीर में हालात बहुत ज़्यादा, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं बहुत मुस्तैदी से और बहुत अच्छा ग्रिड है, तो वो साउथ ऑफ पीर पंजाल, जम्मू रीजन, पुंछ रजौरी, रियासी, जहाँ हमने देखे हैं अटैक हुए हैं, डोडा तक में, कठुआ जाके, तो अब इन इलाकों को वो एक्टिवेट करने की उनकी कोशिश है। लेकिन जो आर्मी चीफ हैं, ये न सिर्फ नॉर्दर्न कमांड के कमांडर रह चुके हैं, आर्मी कमांडर रह चुके हैं, ये इन्होंने 9 कोर को भी कमांड किया है, जो पूरा जम्मू रीजन और ये जो कठुआ वाला इलाका है, ये सारा इनके अधीन रहा है पहले। तो ये बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, केपेबल हैं और नॉलेजेबल हैं इस चुनौती का सामना करने के लिए। जब इन्होंने कुर्सी संभाली तो किस फाइल को सबसे पहले मंगवाया होगा, किस पर सबसे पहले काम करना है, किस पर सबसे ज़्यादा मीटिंग्स हो रही होंगी, LAC या फिर LOC? ये कह पाना तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये क्रिस्टल गेजिंग होगी कि किस फाइल को पहले मंगाया होगा। मेरी समझ से ये दोनों, ऐसा हमारे यहाँ पे आर्मी में ये सिस्टम नहीं होता कि इस फाइल को पहले मंगाओ और इस पे पहले तवज्जो दो, क्योंकि आप कोई एक चीज़ किसी दूसरे की कीमत पे नहीं करते हैं। LAC हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, यानी क्योंकि चीन हमारे लिए एक बहुत बड़ा मतलब जो चीन का हमारा फेस ऑफ चल रहा है, उसमें बहुत सारी फोर्सेस डिप्लॉय हुई हैं और वो हाल ही में डिप्लॉय हुई हैं, पहले नहीं थे ऐसे। LOC ट्रेडिशनली चली आ रही है बहुत सालों से, जिसमें कि अब देखा जाए तो काफ़ी हद तक सुधार आ गया है इन टर्म्स ऑफ इन्फिल्ट्रेशन। जितनी इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स होते थे, अब वो बहुत कम हो गए हैं। वायलेंस जो कश्मीर वैली में होती थी, अब वो बहुत कम हो गई है। तो हालांकि साउथ ऑफ पीर पंजाल उन्होंने, जैसे हमने जिक्र किया ऑलरेडी, उसमें कुछ तेज़ी आने लगी है। तो दोनों की तरफ उनको इक्वल तवज्जो दी जाएगी, क्योंकि ये ना भूलें कि ये आर्मी चीफ हैं, इनके नीचे आर्मी कमांडर्स हैं, जो अब नॉर्दर्न आर्मी कमांडर हैं, वो पहले वाइस चीफ रहे हैं जनरल सुचिंद्रा, और उनको दोनों को देखना है, LOC और LAC को, और दोनों के लिए अलग अलग कोर कमांडर्स हैं। तो हर काम बटा हुआ है, डेलीगेटेड टू द राइट लेवल्स, और जो ऊपर का लेवल है वो एक अच्छी एक इफेक्टिव लीडरशिप का रोल देता है। लीडरशिप के बदौलत ही आप अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं। उसी में से एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है आत्मनिर्भरता को लेकर के, जिस पर कि तीनों सेनाएं काम कर रही हैं। सतीश दुआ, हम आएंगे आपके पास भी, हम बात करेंगे, लेकिन मीडिया से जब बातचीत हुई और आत्मनिर्भरता भारत को लेकर के और किस तरीके से भारतीय सेना खुद को आत्मनिर्भर बना रही है, इस पर नए आर्मी चीफ का क्या कहना है, आइए अब हम आपको सुनाते हैं। मेरे लिए यह अत्यंत गर्व और सम्मान का अवसर है कि मुझे भारतीय थल सेना का नेतृत्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भारतीय सेना की गौरवशाली परंपरा हमारे सैनिकों के बलिदान और योगदान की बुनियाद पर आधारित है। इस अवसर पर मैं उन वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिनके कर्तव्य पथ पर अपने प्राणों की आहुति दी है। आज वैश्विक समीकरण बदल रहे हैं, वर्तमान दौर की लड़ाइयां नया रूप ले रही हैं, और हमें न केवल इस दिशा में अग्रसर रहने की जरूरत है, बल्कि सैनिकों के अत्याधुनिक हथियारों और टेक्नोलॉजी से लैस कर युद्ध पद्धति और रणनीतियों को बेहतर करने की भी आवश्यकता है। आज भारतीय थल सेना आधुनिकीकरण के पथ पर अग्रसर है। इस दिशा में आत्मनिर्भरता को पूर्णतः हासिल करने के लिए भारत सेना हमेशा तैयार है। इसके लिए इंडिजिनस इनिशिएटिव्स को प्रोत्साहित करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी वॉर सिस्टम्स और इक्विपमेंट को शामिल करेगी। सतीश दुआ, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे और हमने इससे पहले भी बातचीत की है कि इनके टारगेट्स हैं और वो उनकी बातों में साफ झलक रहा है। उसमें मॉडर्नाइजेशन भी मुझे लगता है कि प्रायोरिटी पर है, क्योंकि हमने इंपोर्ट पर कई उपकरणों पर जो लिस्ट है उससे साफ है कि हमने बैन लगा दिया है, लेकिन हमें समय से वो उपकरण भी चाहिए। आपको क्या लग रहा है इस समय ये भी एक चैलेंज है इनके सामने? बेशक ये एक बड़ी चुनौती है पूरी आर्मी के सामने, और बतौर आर्मी चीफ के सरबराह होने के नाते ये अब चुनौती, इनकी अपनी चुनौती है। लेकिन इस
इस दिशा में हमने बहुत काम किया है पिछले कुछ सालों में। देखिए, कोई भी मुल्क, कोई भी देश जो एक रीजनल पावर अगर बनने की आकांक्षा रखता है तो वो इम्पोर्टेड वेपन इक्विपमेंट सिस्टम पे नहीं कर सकता। इसलिए पिछले कुछ सालों से जो पुश मिल रहा है आत्मनिर्भरता में, डिफेंस में आत्मनिर्भरता को, वो सराहनीय है। आपने कुछ लिस्ट का नाम जिक्र किया, उसको आत्मनिर्भरता लिस्ट बोलते हैं हम, तो जिससे कि हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम खुद डेवलप करने लग गए हैं। दूसरी तरफ हमने अपने डिफेंस प्रोडक्शन इस काबिल बना ली है कि हमने ऑलरेडी पिछले साल 1500 करोड़ था, इस साल 2100 करोड़, इतना हम लोग एक्सपोर्ट कर चुके हैं अपने डिफेंस इक्विपमेंट से, अपने डिफेंस प्रोडक्शन से दूसरे मुल्कों को भी। तो ये एक अच्छा कदम है, लेकिन हमें अभी भी ज़रूरत है कुछ जॉइंट वेंचर्स की, कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र्स की, जिससे कि हम और बड़े प्लेटफॉर्म्स बना सकें। इसमें कई दूसरे देशों से बातचीत जारी है और कई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं, और आने वाले समय में हम अपने देश को ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर बना पाएँ। अभी भी कुछ क्रिटिकल हथियारों की काफ़ी कमी है, और चूंकि अगर हम मॉडर्नाइजेशन की बारे में बात कर रहे हैं, अपने ही देश में बनाने के बारे में बात कर रहे हैं, तो उन हथियारों का तोड़ क्या? क्योंकि वो तो सर हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चाहिए। अगर हमारे पास किसी चीज़ की कमी है और हमें उसको बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ज़ीरो इंपोर्ट कर रहे हैं। इमरजेंसी पावर्स दी गई हैं तीनों सर्विसेज को, वाइस चीफ्स को इमरजेंसी पावर्स दी गई हैं कि हम उस इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करके वो हथियार, इक्विपमेंट, वो प्लेटफॉर्म्स हम खरीद सकते हैं जो हमारे को इमीडिएटली चाहिए। तो जाहिर है कि हम क्रिटिकल वर्ड्स नहीं आने देंगे, यानी कि जो हमारी सेना के लिए बिल्कुल अनिवार्य है उस पर हम वॉइड नहीं आने देंगे, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का सवाल है। लेकिन एक समस्या और है सर, जैसे अगर मैं बात करूँ तो DRDO कई बार प्रोटोटाइप जो प्रोडक्ट है वो तो तैयार कर देती है, लेकिन जब एक्चुअल जब फंक्शनल की बात आती है तो उस प्रोडक्ट को मिलने में या तो समय लगता है, या फिर सेना को जो सामान चाहिए उस मुताबिक अगर वो सामान नहीं होगा तो उसे तो सेना अप्रूव नहीं करेगी सर। अब DRDO में भी बदलाव लाए जा रहे हैं। एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है जिसने कि DRDO में जो हमें बदलाव लाने हैं, जो चेंजेस लाने हैं, वो रिफॉर्म्स लाने हैं, वो उनकी रिकमेंडेशन दी जा रही है। सो एक तरफ ये प्रयास है कि हम DRDO को और इफेक्टिव बना सकें, दूसरी तरफ हम अपनी तरफ से एकेडमिया को, इंडस्ट्री को, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अभी काफ़ी अग्रसर हो चुका है डिफेंस के मामले में। पहले हम सिर्फ पब्लिक सेक्टर पे डिपेंडेंट रहते थे, आजकल प्राइवेट सेक्टर भी काफ़ी आगे आने लगा है। कई ऐसे वेपन्स, इक्विपमेंट्स और प्लेटफॉर्म है प्राइवेट सेक्टर ने, चाहे वो छोटे ड्रोन्स हों, चाहे बड़े टैंक्स हों, ये प्राइवेट सेक्टर या तो खुद ब खुद या फिर जॉइंट वेंचर्स के जरिए बना करके आर्मी को दे रहा है। ये एक बड़ा, इसको इनकरेज करने की ज़रूरत है, थोड़ा हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है सर्विसेज की तरफ से, जो कि किया जा रहा है। तो ये हम यकीनन इसमें एक शिफ्ट देख रहे हैं जो पिछले 20-30 सालों में नहीं हुआ, अब हम देख रहे हैं पिछले 5-6 सालों में ये बदलाव आ रहा है। भारतीय सेना प्रमुख ने जब अपने पदभार को संभाला और कहा कि जो सेना है वो एक परिवार है, अब हम सुनते हैं कि उन्होंने इस बारे में क्या कहा है। मेरा प्रयास रहेगा कि भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना तथा अन्य स्टेक होल्डर्स के संपूर्ण समन्वय से, यानी सिनर्जी के साथ कॉन्फ्लिक्ट के फुल स्पेक्ट्रम में ऑपरेशंस के लिए सदैव तत्पर रहें। इससे भारत के राष्ट्र हितों को सुरक्षित किया जा सकेगा और हम विकसित भारत 2047 की दिशा में राष्ट्र निर्माण का एक प्रमुख स्तंभ बन सकेंगे। सेना के सभी रैंक्स और डिफेंस सिविलियंस के हितों और कल्याण का ध्यान रखना मेरी प्राथमिकता रहेगी। पूर्व सैनिक, वीर नारी और उनके परिवार के प्रति मेरी जिम्मेदारी एक पवित्र प्रतिबद्धता है और मैं अपने इस विस्तारित परिवार को पूर्ण समर्थन और सहायता का आश्वासन देता हूं। मुझे सौंपे गए इस उत्तरदायित्व के प्रति मैं पूरी तरह से सचेत हूं और मैं देश और भारतीय नागरिकों को विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय सेना हर चुनौती का सामना करने के लिए पूर्णतः सक्षम और तैयार है। जय हिंद। सेना एक परिवार, और इसी सोच के साथ तीनों सेनाएं हमेशा आगे बढ़ती है, लेकिन उस परिवार के लिए सतीश सर कई पॉलिसी भी बनाई जाती है ताकि उनको आगे कोई दिक्कत ना हो।
कई बार ऐसा देखा जाता है कि पॉलिसी बनाने के बाद कुछ दिनों के बाद जो है उनके फ़र्क क्या होना चाहिए, क्या नहीं, क्या इस पर और स्टडी करने की ज़रूरत है। ऐसी ही एक पॉलिसी अभी जनवरी में लागू हुई है, मैं प्रमोशन पॉलिसी के बारे में बात कर रही हूँ सर। क्या आपको लगता है कि अब इस पर भी उनकी नज़र रहेगी? क्योंकि हो सकता है कि कई रिपोर्ट्स, कई जानकारियाँ उन तक आई हो और ऐसी और भी बहुत सारी पॉलिसीज़ जो है सेना में चल रही हैं, इस पर भी इनकी नज़र रहेगी? देखिए, पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं कि कोई भी नई पॉलिसी हो, कोई भी नए डिसीजंस हों जो फैसले लिए जाते हैं, वो हमेशा सेना में हमेशा उस पर रिव्यू किया जाता है। कुछ देर तक उस पॉलिसी को लागू किया जाएगा और उसके बाद उसको रिव्यू किया जाएगा। तो हर चीज़ जो ये लीडरशिप का काम है, अगर कोई चीज़ ठीक तरीके से नहीं चल रही है या उसमें कोई बदलाव लाने की ज़रूरत है तो हम हिचकिचाते नहीं हैं, एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसमें बदलाव लाने की। तो ये जाहिर है कि न सिर्फ सेना प्रमुख बल्कि और भी सीनियर लीडर्स जितने भी हैं वो इन पॉलिसीज़ को हमेशा रिव्यू करते रहेंगे। ऐसी ही एक पॉलिसी है अग्निपथ योजना, जिस पर कि सेना लगातार स्टडी कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री ने भी इस बारे में कहा, हमारे देश के रक्षा मंत्री ने भी इस बारे में कहा है। तो क्या नए सेना प्रमुख का ध्यान इस तरफ सबसे ज़्यादा रहने वाला है? क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे ज़्यादा नहीं कह सकते, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और जितने विषयों पे हमने चर्चा की है वो भी सारे बहुत ज़रूरी विषय हैं। तो सेना अध्यक्ष होने के नाते इनको हर मतलब इनकी काबिलियत है और इनको तजुर्बा है कि वो हर पॉलिसी पे पहलू पे नज़र रख पाएंगे। अग्निवीर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक तब्दीली है जो लाई गई है पिछले 2 सालों में। हमने जो 2 साल पहले अग्निवीर रिक्रूट किए थे और इसमें डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी कहा था, ये इलेक्शन से पहले की बात है, कि उन्होंने कहा था कि हम इसमें समय के साथ बदलाव लाएंगे, मतलब इसको मॉडिफाई करेंगे अगर ज़रूरत होगी। तो अभी पहले बैचेस जो हैं वो यूनिटों में आए हैं, कुछ समय तक इनको देखा जाएगा। अभी वो 4 साल वाला मियाद भी नहीं पूरी हुई, जबकि पहला बैच है उसमें वो जो कितना रिटेन, यानी कितने हम रिटेन करेंगे और कितने फौज से बाहर जाएंगे, वो सब देखा जाएगा। तो इस पे और इलेक्शन के बाद भी ये अनाउंसमेंट की गई है कि इसमें जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे इसमें बदलाव लाया जाएगा। तो वो अभी एक ऐसी चीज़ है जो यकीनन सेना अध्यक्ष अगर जरूरत पड़ी तो बदलाव लिया जाए, काम करेंगे भी और बदलाव भी लेकर के आएंगे। सतीश सर, नॉर्थ ईस्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो नॉर्थ ईस्ट का भी सेना प्रमुख को एक अच्छा खासा अनुभव है और इन्होंने उस कमांड को लीड किया है जिस कमांड के पहले लीडर आप थे, उस हेडक्वार्टर के, और आपकी मुलाकात जनरल द्विवेदी से वहां पर हुई थी। मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि क्या है उनके काम करने का तरीका? देखिए, ये तो फिर मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा, लेकिन मैंने जनरल द्विवेदी को जितना जाना है, जनरल द्विवेदी एक बहुत ही सुलझे हुए लीडर हैं और एक तरफ उनकी थॉरो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है, यानी कि वो बहुत कारगर हैं अपने काम में, उनको तजुर्बा इतना है, उनको नॉलेज इतनी है टेक्नोलॉजी की और इलाकों की, तो वो बहुत कारगर हैं अपने डिसीजंस में। दूसरी तरफ वो एक बहुत ही अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं, बड़ी ह्यूमेन क्वालिटीज़ हैं उनमें, और जब वो डिसीजंस लेते हैं वो हमेशा एक कंसिडर्ड डिसीजन लेते हैं, सबसे इनपुट्स लेते हैं, कंसिडर करके डिसीजंस लेते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करते हैं, और लेकिन उनके डिसीजंस और उनके काम करने का तरीका एक बोल्ड तरीके से डिसीजंस लेते हैं। तो मेरी समझ से ये सारी क्वालिटीज़ का समन्वय एक इंसान में होना एक बहुत अच्छी बात है इंडियन आर्मी की। एक और ख़ास बात, जब वो सेना प्रमुख बने तो चर्चा में आई कि पहली बार ऐसा हिस्ट्री में हो रहा है कि 2 क्लासमेट्स जो हैं वो अलग अलग सेनाओं के प्रमुख हैं। मैं बात कर रही हूँ नौसेना प्रमुख और थल सेना प्रमुख, दोनों क्लासमेट्स रह चुके हैं, एक साथ दोनों ने पढ़ाई की है। इसको कैसे देखते हैं सर आप? जाहिर है कि ये स्कूल से अगर इकट्ठे रहे हैं और एनडीए में भी ट्रेनिंग इन्होंने इकट्ठे की थी, तो उससे इनका आपस का तालमेल ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि ये दोनों दोस्त रहे हैं बचपन से। पिछले सेना अध्यक्ष थे हमारे जनरल नरावने और जनरल आर के एस भदौरिया साहब, एयर चीफ मार्शल आर के एस भदौरिया,
एयर चीफ और आर्मी चीफ, वो दोनों एक ही स्क्वाड्रन में थे, एनडीए में एक ही स्क्वाड्रन में उन्होंने ट्रेनिंग पाई थी। लेकिन तो वो भी एक बड़ा अच्छा तालमेल है जी। लेकिन ये उससे भी पीछे जाते हैं क्योंकि ये स्कूल में इकट्ठे रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें संस्था के लिए बहुत अच्छी होती हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती हैं, ख़ास तौर पे हम जब ऐसे टाइम पे देखते हैं जबकि हम उस कगार पे हैं कि हमने तीनों सेनाओं का एकीकरण करना है या समन्वय करना है और इंटीग्रेशन करके, एकीकरण करके हम थिएटर कमांड की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो ऐसे समय में ये तालमेल, ये जो पुराने रिश्ते हैं, ये बहुत अच्छे काम आएंगे। आज हमने सर इनकी चुनौतियों पर इसलिए बात की है क्योंकि उन चुनौतियों के मद्देनज़र ही भारतीय सेना जो है आगे अपनी रणनीतियों को तय करने वाली है। और फिलहाल वर्तमान में जो बातें आज हमने इस कार्यक्रम में किया है उस पर नए सेना प्रमुख की भी नज़र रहेगी, ये हमें इस बात का पूरा भरोसा है, विश्वास है। सतीश सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए, और आपके माध्यम से हमारे दर्शकों तक कई अहम जानकारियाँ जो है वो पहुँची है। आज के लिए सक्षम भारत में इतना ही। आगे भी आप सब देखते रहे संसद टीवी। नमस्कार।